17th ब्रिक्स समिट 6 और 7 जुलाई 2025 को रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ, जिसका मेन वेन्यू म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स था। ये एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें ब्रिक्स के 10 मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने शिरकत की। ब्राजील ने इस समिट को अपनी प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी के तहत होस्ट किया था। इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, जिसे हिंदी में अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना कहते हैं। रियो की वाइब्रेंट एनर्जी और ब्राजील की हॉस्पिटैलिटी ने इस समिट को मेमोरेबल बना दिया। समिट के दौरान ग्लोबल इश्यूज जैसे टेररिज्म, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और एआई गवर्नेंस पर चर्चा हुई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस प्लेटफॉर्म का यूज ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने और टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होने के लिए किया। ब्राजील ने इस समिट के जरिए अपनी लीडरशिप दिखाई और ये इवेंट ग्लोबल साउथ के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत था। ये समिट ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद और भी सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि नए मेंबर्स जैसे इंडोनेशिया, इजिप्ट और ईरान ने इसमें पहली बार फुल मेंबरशिप के साथ हिस्सा लिया। रियो के सुंदर बीचेस और आइकॉनिक शुगर लोफ माउंटेन के बैकड्रॉप में ये समिट न सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का भी मरकज बना। इस समिट में 10 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज शामिल हुए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जो नए मेंबर्स हैं, इस 2024-25 में शामिल हुए। इसके अलावा बाकी पार्टनर कंट्रीज जैसे अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और उरुग्वे ने आउटरीच सेशन में शिरकत की। इस समिट में टोटल पार्टिसिपेशन का एग्जैक्ट नंबर वेरी करता है, लेकिन कोर मेंबर्स 10 ही थे। ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद ये ग्रुप अब दुनिया की 49.5% पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी और 26% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। ये डाइवर्सिटी ब्रिक्स को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाता है जहां अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के देश एक साथ आकर ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करते हैं। समिट में इनवाइटेड नेशंस के लीडर्स भी आए जिनके साथ बायलैटरल टॉक्स की गई। जैसे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया और उरुग्वे के लीडर्स से मुलाकात की। ये समिट ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ा मौका था अपनी प्रायोरिटीज जैसे क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करने का। ब्राजील ने अपनी प्रेसिडेंसी में इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बने जहां छोटे और बड़े देशों की आवाज सुनी जाए। तो अब बात करते हैं कि ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो साल 2001 में जिम ओनील ने अपने पेपर द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को फ्यूचर की बड़ी इकोनॉमिक्स बताया गया। उनका आइडिया था कि ये देश ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करेंगे। फॉर्मल ग्रुपिंग की शुरुआत 2006 में हुई जब रशिया, इंडिया और चाइना के लीडर्स ने एक ट्राइलेटरल फोरम आरआईसी के तहत पहली मीटिंग की। ये एक इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक क्लब था जिसमें ये देश अपने कॉमन इंटरेस्ट पर बात करते थे। पहला ब्रिक्स समिट 2009 में येकेटेरिनबर्ग, रशिया में हुआ, जहां इन चारों देशों ने एक साथ आकर ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर कोऑर्डिनेशन शुरू की। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ और ग्रुप का नाम BRICS ब्रिक्स पड़ा। 2011 के समिट में साउथ अफ्रीका फुल मेंबर के रूप में शामिल हुआ। ब्रिक्स का मकसद था इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक प्लेटफॉर्म देना जहां से वो ग्लोबल गवर्नेंस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें, जैसे UN, IMF और WTO में रिफॉर्म्स। आज ब्रिक्स एक पावरफुल ब्लॉक है जो ग्लोबल साउथ की आवाज को रिप्रेजेंट करता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करता है। ये ग्रुप अब 10 देशों का है और इसकी रीच और भी बढ़ गई है। ब्रिक्स का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। दुनिया के ट्रेडिशनल पावर हाउसेस जैसे यूएस और यूरोप के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां ग्लोबल साउथ के देश अपनी प्रायोरिटीज रख सके। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक
और WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस को 21st सेंचुरी के हिसाब से बढ़ाना ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। सेकंड, ग्लोबल साउथ की आवाज, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस और ट्रेड बैरियर्स जैसे इश्यूज पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एडवोकेसी करना। थर्ड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट CRA जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करना। फोर्थ, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम जिसमें कोई एक देश या ग्रुप डोमिनेट ना करे और डाइवर्सिटी और मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट किया जाए। ब्रिक्स का विजन है एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्लोबल ऑर्डर बनाना जहां डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट को पोलैरिटी दी जाए। ये ग्रुप टैरिफ्स और सैंक्शंस जैसे यूनिलैटरल एक्शंस के खिलाफ भी आवाज उठाता है, जैसे इस बार के समिट में यूएस के टैरिफ को क्रिटिसाइज किया गया। ब्रिक्स ने अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में स्टैब्लिश किया है जो G7 और G20 जैसे फोरम से अलग है और ये ग्लोबल साउथ के लिए होप का सिंबल बन गया है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बारे में बताया, ये देश इसलिए चुने गए क्योंकि ग्लोबल GDP में लगभग 40% कंट्रीब्यूट करते हैं और दुनिया के बड़े मार्केट्स हैं, जैसे चाइना और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं और ब्राजील और साउथ अफ्रीका अपनी कॉन्टिनेंट्स के लीडर्स हैं और हर देश अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इंडिया साउथ एशिया में, ब्राजील साउथ अमेरिका में, रशिया यूरेशिया में और चाइना एशिया में। नए मेंबर्स जैसे UAE और ईरान मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंशियल हैं। ब्रिक्स अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो इसकी ग्लोबल रीच को बढ़ाता है। ये डाइवर्सिटी ग्लोबल साउथ के लिए एक यूनिफाइड वॉइस बनती है। 2024 के कजान समिट और 2023 के जॉनसनबर्ग समिट के बाद ब्रिक्स ने अपना मेंबरशिप बढ़ाया ताकि यूएस और वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्गर ब्लॉक बन सके। इंडोनेशिया का शामिल होना साउथ ईस्ट एशिया के लिए बड़ा स्टेप है। ये देश एक साथ इसलिए आए क्योंकि वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स, ट्रेड बैरियर्स के खिलाफ और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे इश्यूज पर कलेक्टिव एक्शन चाहते थे। ब्रिक्स का एक्सपेंशन इस बात का प्रूफ है कि ये ग्रुप अब और भी एम्बिशियस हो गया है और दुनिया के नए पावर डायनामिक्स को शेप कर रहा है। ब्रिक्स समिट में ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर चर्चा होती है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए क्रिटिकल होते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ओपन और इंक्लूसिव डिस्कशन के लिए है और इस बार के 17th ब्रिक्स समिट में भी ये टॉपिक्स छाए हुए थे। ये समिट ग्लोबल साउथ के लिए एक मौका था अपने कंसर्न्स दुनिया के सामने रखने का और ब्रिक्स ने जाहिर किया कि वो एक ऑल्टरनेटिव वॉइस बन सकता है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फोरम से अलग है। रियो डिक्लेरेशन ने इस सब इश्यूज को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार के ब्रिक्स समिट में अपने स्पीच के जरिए इंडिया के विजन को दुनिया के सामने रखा और ग्लोबल साउथ के लिए स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी की। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस को 21st सेंचुरी के हिसाब से बदलना जरूरी है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज सुनी जाए। उन्होंने रियो डिक्लेरेशन में UNSC रिफॉर्म के लिए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के लिए ब्राजील का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम टेरर अटैक को ह्यूमैनिटी के खिलाफ बताया और कहा कि टेररिज्म दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मांग की और टेररिज्म के सपोर्टर्स के खिलाफ सख्त सैंक्शंस का जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिस्पॉन्सिबल AI पर भी फोकस किया और कहा कि AI गवर्नेंस में इनोवेशन और सेफ्टी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया कि 2026 में इंडिया ब्रिक्स की चेयरमैनशिप लेगा और थीम होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के स्पिरिट को आगे बढ़ाएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने, साइंस एंड रिसर्च रेपोजिटरी बनाने, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन सिक्योर करने और रिस्पॉन्सिबल AI के लिए सजेशंस दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में पहलगाम टेरर अटैक को एक ब्रूटल एंड कावर्डली एक्ट बताया जो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ था। उन्होंने इस अटैक को इंडिया के सोल आइडेंटिटी और डिग्निटी पर हमला कहा और इसके जरिए टेररिज्म के ग्लोबल थ्रेट को हाईलाइट किया। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ
जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यह अटैक एक बड़ा झटका था क्योंकि इसने कश्मीर के पीसफुल टूरिज्म को टारगेट किया। ये एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक था जिसमें सिविलियंस, खासकर टूरिस्ट को टारगेट किया गया। रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन और न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें 26 लोग मारे गए और कई सारे लोग इंजर्ड हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को रिस्पॉन्सिबल बताया। इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म की कड़ी शब्दों में निंदा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच से जाहिर किया कि टेररिज्म के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। जो कंट्रीज टेररिस्ट को फंड प्रमोट या सेफ हेवंस देते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विक्टिम्स और सपोर्टर्स को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। कंडेमनिंग टेररिज्म शुड बी आवर प्रिंसिपल, नॉट जस्ट अ कन्वीनियंस। यानी आतंकवाद की निंदा करना हमारा सिद्धांत होना चाहिए, ना कि केवल सुविधा के लिए की गई बात। उन्होंने ब्रिक्स लीडर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक की स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेमनेशन की। इस स्पीच में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा कि इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है जबकि कुछ देश टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया टेररिज्म के खिलाफ एकजुट नहीं हुई तो ये थ्रेट और बढ़ेगा। उन्होंने ब्रिक्स को टेररिज्म के खिलाफ एक यूनिफाइड फ्रंट बनाने के लिए मोटिवेट किया। आपको बता दें कि इस टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच को अपनाया जो टेररिज्म के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने पहलगाम अटैक को इंटरनेशनल फोरम में जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ब्रिक्स में स्ट्रांगली रेज किया। पीआईबी के अकॉर्डिंग ब्रिक्स के रियो समिट में अटैक की स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेमनेशन हुई, जो इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का रिजल्ट था। इस टेररिस्ट अटैक के चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप, एयरबेस और मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया। इंडिया ने इस अटैक के बाद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक आउटरीच दोनों को मजबूत किया। पहलगाम अटैक ने इंडिया के रिजॉल्व को और स्ट्रॉन्ग किया कि वो टेररिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेजी से लड़ेगा, और इसने ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिया की लीडरशिप को भी हाईलाइट किया। पहलगाम टेरर अटैक की चर्चा ब्रिक्स समिट में एक बड़ा इशू बना और ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड स्टैंड लिया। ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत थी। बाकी देशों के रिएक्शंस भी हम आपको बता देते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमनेशन। रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन पैराग्राफ 34 में पहलगाम अटैक की स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेमनेशन की गई। डिक्लेरेशन में कहा गया कि ये अटैक क्रिमिनल और अनजस्टिफाइबल था और टेररिज्म के हर फॉर्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और सेफ हेवंस के खिलाफ ब्रिक्स खड़ा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ब्रिक्स नेशन ने कलेक्टिवली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सपोर्ट किया और कहा कि टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए। इसमें डबल स्टैंडर्ड्स और टेररिज्म को रिलीजन से लिंक करने की कोशिश को रिजेक्ट किया जाए। सपोर्ट फॉर इंडिया। सभी ब्रिक्स मेंबर इंक्लूडिंग चाइना, जो अक्सर पाकिस्तान के एलाय माना जाता है, उसने भी इस अटैक की कंडेमनेशन की और इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। चाइना का ये स्टांस इंडिया के लिए बड़ा था क्योंकि पहले एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में चाइना ने पहलगाम अटैक की कंडेमनेशन नहीं की थी। यूएन फ्रेमवर्क। ब्रिक्स लीडर्स ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म को जल्दी फाइनलाइज करने की बात की, जो इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल्स के साथ अलाइन करता है। ग्लोबल साउथ यूनिटी। ब्रिक्स ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होना ग्लोबल साउथ के लिए जरूरी है और इसमें कोई पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ये रिएक्शन इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का रिजल्ट था और इसने ब्रिक्स को टेररिज्म के खिलाफ एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश किया। तो ये था 17th ब्रिक्स समिट का पूरा किस्सा, रियो डी जेनेरियो से सीधा आप तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिक्स के 10 देशों और पार्टनर नेशंस ने एक साथ खड़े होकर टेररिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और इंडिया के जीरो टॉलरेंस स्टांस को पूरा सपोर्ट किया। रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन ने यह दिखा दिया कि ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ का एक मजबूत चैंपियन है। इसी तरह के रोचक वीडियोस के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।